बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, जब टॉक्सिक कंपाउंड बॉडी में एंटर हो गए, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब वो एक्सक्रीट होंगे। अब हमारे पास जो एक्सक्रीटरी रूट्स हैं वो बेसिकली, अब आपको पता है कि वाया लिवर और वाया किडनी है। बेसिकली जो रूट्स हैं बड़े वो यही हैं। इसके अलावा एक्सहेल करते हैं हम, लंग्स के थ्रू भी होगा, फिर स्वेट के थ्रू भी होगा, फिर स्वेट के अलावा बॉडी से जो केमिकल रिलीज होते हैं, इवन जो सीमन होता है वहाँ से भी टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। ठीक है जी, मिल्क है बॉडी में, तो वहाँ से ये टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। तो जब टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से, तो उनकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली कम हो जाएगी। The elimination of toxic substances from the body is clearly important determinant of biological effect. Rapid elimination reduce the toxicity. ठीक है ना, जितनी तेजी से वो रिलीज होंगे उतना ही उनका टॉक्सिक इफेक्ट कम होता है, ये तो आपको पता ही है। In the case of toxic effect, removal of compound help to reduce the extent of damages. जितना इंजारी बात है वेस्ट बॉडी से निकल जाएगा तो फिर एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस भी कम हो जाएंगे। अगर वो लॉन्ग टर्म बॉडी में रहेगा तो बॉडी के सेल्स को, बॉडी के टिश्यूज को वो डैमेज करना शुरू होगा। वंस अगेन यहाँ पे भी बात दोबारा हाफ लाइफ ऑफ कंपाउंड पे आएगी। अब ये दो तरह की हाफ लाइफ उसने बताई है। द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन कंपाउंड इज रिफ्लेक्टेड इन द प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ में बात कर चुके हैं कि ब्लड के अंदर। अब कहते हैं कि सम टाइम हम देखते हैं होल बॉडी हाफ लाइफ देखते हैं कि वो बॉडी के जिन सेल्स में चला गया है वहां पर मेटाबोलाइज हो रहा है या वहां पर वो बाइंड हो गया जाता है। जिस तरह बॉडी ब्लड के प्लाज्मा में आपने देखा था कि वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता था। जब प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है प्लाज्मा में तो वो प्लाज्मा के अंदर ही रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसी तरह होल बॉडी हाफ लाइफ है। द प्लाज्मा हाफ लाइफ also reflect the metabolism, distribution as well as excretion, while the whole body half-life is the time required for the half of the compound to be eliminated from the body. ठीक है ना, जिस तरह मैंने बात आपको बताई है ना कि देखते हैं कि वो जब मेटाबोलाइज होते हैं तो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं कि नहीं होते। सम टाइम, अगर नेक्स्ट पॉइंट्स में आएगा, सम टाइम क्या होता है कि वो बॉडी के डिफरेंट कंपाउंड के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर लेता है, एसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक्सक्रीशन का टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो दो टाइम बातें इसमें हम देखेंगे। होल बॉडी हाफ लाइफ, वो टाइम जिसमें कोई कंपाउंड बॉडी से एलिमिनेट होता है। ठीक है। अब जनाब इसमें अगर हम देखें तो कहता है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो नंबर 1 किडनी है, नंबर 2 बॉयल सेक्रीशन है लिवर में, ठीक है जी, और नंबर 3 जो है वो लंग्स में से एयर है जिससे गैसेस कंपाउंड रिलीज होंगे। उसके अलावा मिल्क है, देन स्वेट है और अदर बॉडी फ्लूइड जिसमें सीमन वगैरह आ जाएंगे। इन ये सारे रूट्स हैं, लेकिन जो मेजर रूट है इसका वो आपके पास ये बाइल सेक्रीशन है। जीआईटी से जो होगा दैट डेफिनेटली लिवर अपनी सेक्रीशन जो है वो इसमें देगा। बाइल की सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है और वहाँ से वो फीसिस के जरिए बॉडी के खारिज होगी। और जो किडनी है वो अपनी सेक्रीशन यूरिन के जरिए देगा। लंग्स अपनी सेक्रीशन एक्सहेलिंग के दौरान एक्सपायर्ड एयर के थ्रू देगा। ठीक है जी, तो बारी बारी बच्चों हम इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत आसान सा ही टॉपिक है। कहते हैं कि नंबर 1 जो रूट उसने बताया यूरिनरी एक्सक्रीशन। यूरिन का जो एक्सक्रीशन है, आप जानते हैं कि हमारे कार्डिक बीट जब एक दफ़ा दिल धड़कता है तो उसका 25% ब्लड जो है वो किडनी में आता है। किडनी का क्या फंक्शन है आप जानते हैं कि किडनी का फर्स्ट फंक्शन फिल्टर करना ब्लड। ठीक है, जितने भी ब्लड के अंदर
जितने भी किडनी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, सॉरी ब्लड के अंदर जितने भी सॉल्ट्स हैं, जितने भी ब्लड के अंदर कंपाउंड हैं, वो भेजे जाते हैं वाया रीनल आर्टरी टू द किडनी। अब जब किडनी में जाते हैं, किडनी में फिल्टरिंग यूनिट्स जो हैं, फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स जो हैं वो नेफ्रॉन्स हैं। तो नेफ्रॉन्स की मदद से वो क्या करते हैं, उनको फिल्टर कर लेते हैं। जो सॉल्ट होता है, जो कंपाउंड होता है, वो किडनी में रुकता है। जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अब उसके साइज पर डिपेंड करेंगे। तो ये बारी बारी हम देखते हैं। एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम अप्लाइज टू द स्मॉल, हाँ ये अहम बात है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। किडनी से जो चीजें निकलेंगी स्मॉल और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होंगे। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन वगैरह, ये ग्लोमेरुलस से पास आउट नहीं होती, क्योंकि ग्लोमेरुलस जब वो पोरस होता है ना, तो मुश्किल होता है, उसका साइज छोटा होता है ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है, तो लिहाजा वहां से ये गुजर नहीं सकता। तो लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड है जैसा कि बिलीरुबिन है, तो ये किडनी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बिलीरुबिन के बारे में आपको पता होगा, ये हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होती है तो उससे बिलीरुबिन और बिलीवर्टन, और एक और भी बात आपको बता दूं, ये आगे बाइल सिक्रीशन में हम बात करेंगे। जितना भी ये यूरिन का कलर होता है, फीसिस कलर होता है, ये सारा इन्हीं कंपाउंड की वजह से। अच्छा जी, अब कहता है कि किडनी रिसीव 25% ऑफ द कार्डिक बीट। जो जब एक दफा कार्डिक बीट होती है तो उसका 25% किडनी में जाता है। क्यों जाता है जी? क्योंकि फिल्टर आउट और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेन कंपाउंड, ये आपका कॉन्सेप्ट किडनी ने फिल्टर करनी चाहिए। तो किडनी जब फिल्टर करता है तो एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन इन्वॉल्व द थ्री मैकेनिज्म्स। तीन मैकेनिज्म इसमें आएंगे। फर्स्ट फंक्शन जिसका मैंने आपको बताया है, फर्स्ट फंक्शन फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड इनटू द पोरस ग्लोमेरुलस। पोरस इसकी जो सरफेस होती है, ये याद रखने बात आपने एक और इसने यहाँ पर नहीं बताया कि जब यहाँ पर ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है, ब्लड आता है, तो उसका वह फिल्ट्रेशन प्रेशर भी ठीक ठाक होता है। तो प्रेशर प्लस पोरस सरफेस, पोर्स वाली, तो इसकी वजह से इसमें जो फिल्ट्रेशन है वो हो सकती है। नंबर नेक्स्ट, डिफ्यूजन हो जाती है खुद ब खुद, ब्लड स्ट्रीम इनटू द ट्यूब्यूल्स। और नंबर नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। ये स्ट्रक्चर तो है वही एफएससी वाला ये, लेकिन इसमें वो ये देखें ना, ये एफरेंट आर्टरियोल जो होता है ना, ये साइज में बड़ा होता है। अब ये एफरेंट आर्टरियोल देखें, ये आपको कंपैरेटिवली थिक लग रहा है, बड़ा लग रहा है। जो इसमें से ये ग्लोमेरुलस है, इसकी सरफेस आपको ये पोर्स आपको दिखा रहा है, तो ये ग्लोमेरुलस है। इस यहाँ से जो है ब्लड ये वॉमेन कैप्सूल से होता हुआ इसके अंदर आ जाता है, इस जगह पर। अब ग्लोमेरुलस से जो चीज बाहर निकल रही है उसका नाम होता है इफरेंट आर्टरियोल। ये मैं आपको थोड़ा सा इस पर रोक रहा हूँ। इफरेंट आर्टरियोल देखें थिन है, ये पतला होता है। इसका मतलब है यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम है, एफरेंट में ब्लड का प्रेशर ज्यादा है। मतलब फिजियोलॉजी में आपने ये बातें पढ़ी हुई। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, यहाँ पर जो है ना रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो कंपाउंड रह जाते हैं वो सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड और आखिर पे कोलैप्सिंग है। लूप ऑफ हेनले जो है ना, इसका भी बहुत रोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्टिव और पैसिव जो उसने बताई है ट्रांसपोर्ट वगैरह वो होती है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना, ये ड्रेन होती है पेल्विस में और फिर वहां से फिर किडनी में चली जाती है। हाँ जी, कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी फैसिलिटेट द एलिमिनेशन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन अलाउज अ स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास आउट इनटू द ग्लोमेरुलस। ये बात हो गई हमारी। ट्यूबुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, लार्ज पोर्स ऑफ द कैपिलरीज एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड। देखिए ना, ये मैंने आपसे बात की। एक तो पोर्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं जो ग्लोमेरुलस के अंदर है, दूसरा प्रेशर ऑफ ब्लड है जो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट, जो उसका फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में सपोर्ट करता है। लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड जो होते हैं ये खुद डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड के अंदर,
ठीक है जी। If such compounds are not ionized at the pH of the tubular fluid, they may be reabsorbed from the tubule by the passive transport back to the blood। ये देखें ना जी, ये जो वर्ड बार बार वो इस्तेमाल कर रहा है रीअब्जॉर्ब के, पहले नंबर पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन यहाँ पे होगी बोमेन कैप्सूल में, उसके बाद जब ये फिल्ट्रेट इसके अंदर जा रहा है तो इसके अंदर जितने भी वो कंपाउंड जो नॉन आयनाइज्ड हैं वो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा डिफरेंट आर्ट्रियोल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। डिफरेंट आर्ट्रियोल ये ऊपर इकट्ठी होकर ये देख रहे हैं इंटरल्यूबुलर वेन बना रही है। ये इंटरल्यूबुलर वेन जो है ये बाहर जाएगी रीनल वेन। रीनल वेन जो है वो दोबारा उसको वेना केवा तक लेके जाएगी, यानी वो वेना केवा आपको पता है हार्ट के करीब होती है। इस तरह से ये चीज़ें कंपाउंड जो है ये ब्लड के अंदर ही रहेंगे जो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक हो गया। द वाटर सोल्यूबल कंपाउंड और आयनाइज्ड एट द पीएच ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। ट्यूबुलर फ्लूइड बार बार अब इस्तेमाल कर रहा है। ट्यूबुलर फ्लूइड का मतलब ये है कि जो फ्लूइड यानी ब्लड और वेस्ट जो है वो उसमें से जा रहा है, बोमेन कैप्सूल से होता हुआ पूरे ट्यूब में घूम रहा है, विल नॉट रीअब्सॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये अब ये देखें ना, ये जो है ड्रग है मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, ये अमाइनो हिपोरिक एसिड, a metabolite of the amino benzoic acid, actively transport from the bloodstream into the tubule by the specific anion transport system। ये आयंस में जो टूट जाएगा तो इसलिए एनायनिक स्पोर्ट इसकी हो जाएगी। कहता है कि पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द कंपाउंड इनटू द ट्यूब्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इन द ब्लड स्ट्रीम। ये तो आपको पहले भी हम काफ़ी शुरू से इस पर बात कर रहे हैं कि पैसिव डिफ्यूजन होती वही है कि जब उसका एक ग्रेडियंट बन जाता है, जो देखें ना कि अमाउंट ग्रेटर हो गई है इसलिए वो जनाब खुद ब खुद वहाँ से जाएगी। When the excretion via the active and facilitated diffusion which involves the use of specific carrier, the rate of elimination is constant and carrier molecules may become saturated by the large amount of compound। ये बहुत अहम बात की है उसमें। कहता है कि जब एक्सक्रीशन हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसकी मदद से होती हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एनर्जी की मदद से हो रही है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये किसकी मदद से हो रही है? कैरियर प्रोटीन्स की मदद से। अब कहते हैं वो जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वहाँ पर ये कंपाउंड जमा हो जाते हैं, सैचुरेटेड मतलब जमा हो जाते हैं, उनकी तादाद वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। This may have the important psychological consequences. As the dose compound is increased, plasma level will increase। और ये पहली बात है, if excretion via the passive diffusion, the rate of excretion will increase। This is proportional to the plasma concentration। ठीक है ना, पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगी तो जाहिर बात है कि कंपाउंड खुद ब खुद आ जाएंगे। इफ द एक्सक्रीशन इज वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, increasing the dose leads to the saturation of the renal elimination and toxic level of the compound in the plasma or the tissue may be reached। दोबारा इसको देखें, कहता है कि अगर एक्सक्रीशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी तो अगर डोज ली जा रही है तो जो रीनल एरिया है, जो नेफ्रॉन्स वगैरह हैं, उनके अंदर सैचुरेशन हो जाएगी, कंपाउंड ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे, इसकी वजह से प्लाज्मा और टिश्यू का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इन द केस ऑफ इथेनॉल तो समझ गया ना, where the continuous intake lead to the increased plasma level accumulation by the well-known effect on the CNS। इथेनॉल वगैरह का तो बंदा ये शराब जिसको कहते हैं वो पी लेता है तो होगा क्या कि वो प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो उसके ब्रेन पे जाएगा। ठीक हो गया जी। ये तो तीन इसके पैसेज ने अच्छी तरीके से बताए हैं। उसके बाद जो बाइंडिंग प्रोटीन की मैं आपके साथ बात कर रहा था और यूरिन का पीएच, ये बहुत अहम बातें हैं। पहले बाइंडिंग प्रोटीन पे बात कर लेते हैं। कहता है कि अनदर अहम जो मेन फैक्टर है विच इफेक्ट द एक्सक्रीशन इज द बाइंडिंग ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन।
ये कल भी शायद इस पे बात हुई थी कि प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं एल्ब्यूमिन वगैरह, अब वो उनके साथ अगर ये टॉक्सिक कंपाउंड बाइंड कर लेते हैं, टाइटली बाउंड हो गए हैं, तो उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, वो उधर ही रहेंगे प्लाज्मा के अंदर। जब प्लाज्मा के अंदर रहेंगे तो फिर जारी बात है वो अगर किडनी में भी जा रहे हैं तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। दिस में रिड्यूस द एक्सक्रीशन, ये देख लें, बाइंडिंग रिड्यूस द एक्सक्रीशन। अब बाइंडिंग होके वो प्लाज्मा के अंदर रहेंगे, जब वो बाइंड होकर ब्लड के अंदर रहेंगे तो जारी बात है वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होंगे। कहते हैं कि बाइंडिंग इज टाइट extensive as only the free portion will be able to passively diffuse। जो कंपाउंड का फ्री पोर्शन है, जो किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं हुआ, फिर वो पैसिवली जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अदरवाइज जब ये बाइंड कर जाएगा तो फिर तो वो फिक्स हो जाएगा। बाइंडिंग प्रोटीन डजंट इफेक्ट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपाउंड सच एज amino hippuric acid, which is 90% bound to the plasma protein, is cleared in the first pass of the blood through the kidney। अब कहते हैं ये इसके साथ बाउंड कर जाता है, जब बाइंडिंग कर लेता है तो फिर ये किडनी में इसका रिलीज। तो ठीक है जी, बाइंडिंग के बारे में आपने देख लिया, नाम से भी पता चल रहा है कि वो बाइंड होकर ब्लड के अंदर है। अब आ जाता है यूरिन की पीएच, ये भी बहुत अहम बात है। यूरिन की पीएच सम टाइम, वैसे तो यूरिन का जो पीएच होती है वो मोस्टली न्यूट्रल होता है, स्लाइटली बेसिक होती है, लेकिन सम टाइम कुछ फीडिंग की वजह से, कुछ बॉडी कंडीशंस की वजह से वो एसिडिक भी हो जाती है। अब उसमें से जो कंपाउंड गुजर रहे होते हैं वो आयंस में टूट जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ एक्सक्रीट हो जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। One of the factors which affect the excretion is the urinary pH. If the metabolite excreted into the urine is ionizable, it may become ionized when it enters the tubular fluid. For example, ये जो ड्रग हमने एसिडिक ड्रग पहले दिन भी हमने पढ़ी थी ये। For example, the acidic drug phenobarbital is ionized at alkaline urinary pH. A basic drug such as amphetamine जो है, जो कि बेसिक ड्रग है, is ionized as acidic urine। समझ रहे हैं ना बात? अब ये दोनों ड्रग का मैकेनिज्म अलग अलग है, वो बेसिक यूरिनरी पीएच पे आयन में फॉर्म में टूटेगा और ये। So this factor is utilized in the treatment of the poisoning by the barbiturate and aspirin। The pH of the urine may affect by the अब कहते हैं कि यूरिन की पीएच क्यों चेंज हो? डाइट की वजह से, हाई प्रोटीन डाइट की वजह से, ठीक है। यानी ये पता है कि एसिडिक पीएच का, ये आपने खुद भी अंदाजा किया होगा कि एसिडिक पीएच हो जाती है यूरिन की, और बेसिक में तो अंदाजा नहीं होता, या नॉर्मली न्यूट्रल और बेसिक पीएच रहती है। एसिडिक में वो होता है जब यूरिन में एसिडिटी बढ़ जाती है तो ड्यूरिंग यूरिनेशन जो है वो एक सेंसेशन सी होती है, जस्ट लाइक बर्निंग, ठीक है। तो ये आमतौर पर अगर हम कभी मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाएं या कुछ इस तरह से, कुछ इस वक्त भी इस तरह की कंडीशन बन जाती है। सो द रेट ऑफ urine flow from the kidney into the bladder is also the factor in the excretion of the foreign compound। उसके बाद कहता है कि अगर कोई बीच में ब्लॉकेज आ गई, अगर कोई स्टोन है तो बहुत सारे कंपाउंड रुक जाएंगे, क्योंकि किडनी ड्रेन हो रही है ना यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर फिर आगे ड्रेन आउटसाइड द बॉडी। हाई फ्लूइड इनटेक, देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ द copious urine will facilitate the excretion। देखिए ना, एक जनरल एक बात कहते हैं अगर कि आपको जनाब कोई छोटे छोटे किडनी स्टोन है जो पानी ज़्यादा पिए, तो जितना पानी ज़्यादा होगा उतने, और एक और भी बड़ा मकूला मशहूर है हमारे इधर, पानी ज़्यादा पिएंगे गुर्दे वाश हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना इनटेक ऑफ वाटर होगा उतना किडनी में से उसका प्रेशर ज़्यादा बनेगा, और वो मोर फ्लूइड इन केस ऑफ यूरिन जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होगा, और जितने कंपाउंड होंगे वो बॉडी से खारिज हो जाएंगे।
तो ये जनाब पहला आपने रूट देख लिया वाया किडनी। अब हम दूसरा देखते हैं वाया लिवर, बाइलरी सिक्रीशन। ठीक है जी, बाइल जो सिक्रीट होती है। बाइलरी एक्सक्रीशन में अगर हम देखें तो बाइल सबसे अहम रूट है जिसमें लार्ज कंपाउंड भी और पोलर कंपाउंड जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होता है। ठीक है जी। इसमें बच्चों आप जानते हैं कि जितना भी हमारे बॉडी का जो यूरिया साइकिल है वो हमारे लिवर में चलता है। ठीक है जी। ठीक है, आपका जो लिवर है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। तो लिवर अपनी सिक्रीशन बाइल में देता है, बाइल की फॉर्म देता है। बाइल थोड़ी देर के लिए उसमें गॉल ब्लैडर में आती है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। ये देखें ना, हेपेटोसाइट्स। बाइल कहाँ पे बनती है? लिवर के हेपेटोसाइट में। वहाँ से ये बाइल डक्ट से होकर इंटेस्टाइन में चली जाती है, और इंटेस्टाइन जो है वो ग्रेजुअली फिर जब वो स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर अल्टीमेटली जो रूट है उसका वो फीसिल। ठीक हो गया ना, एक तो पहली बात ये। उसके बाद जो उसने ऊपर बात की है ना कि लार्ज कंपाउंड और पोलर सब्सटेंसेस जो किडनी में से नहीं गुजर सकते थे वो यहाँ से आसानी से गुजर जाएंगे। ठीक है। molecular weight is important factor in the biliary secretion as shown in table 2.1। टेबल देखते हैं, टेबल वाला क्या कह रहा है। ये टेबल 2.1 है, ये कंपाउंड है, ये इनका मोलेकुलर वेट है। ठीक है ना। अब इसका जितना बड़ा कंपाउंड होता जाएगा उतनी ज़्यादा मिकदार में वो फिजिक्स से बाहर, ये वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट 154 है इस कंपाउंड का, बाइफिनाइल। तो ये क्योंकि छोटा साइज का है तो ये यूरिन से ज़्यादा रिलीज है और किडनी से कम रिलीज है, सॉरी फिजिक्स से कम रिलीज है। जबकि नेक्स्ट लास्ट पे चले जाते हैं, 361 वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें 1% वो यूरिन से रिलीज हो रहा है, 99% वो फीकल मैटर से रिलीज हो रहा है। समझ आ गई होगी आपकी। यानी जो बड़े कंपाउंड हैं वो किडनी से गुजरते नहीं हैं, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है जिनका साइज छोटा होता है। वहाँ से हाई मोलेकुलर वेट वाले कंपाउंड गुजर नहीं सकते, तो जिनका वेट ज़्यादा होता है वो वेट बाइलरी सिक्रीशन के जरिए रिलीज हो जाता है। ठीक हो गया, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। And so far the polar compound with the molecular weight of 300 and so, यानी जिस तरह हमें 361 वाला देता है वो बाइलरी सिक्रीशन से जाते हैं। ठीक है। The excretion into the bile is an active process that and there are three specific transport systems। अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे है बाइलरी सिक्रीशन में, वो थ्री इंपॉर्टेंट पाथवे से गुजर रहा है। नंबर 1 पे ऐसे कंपाउंड जो न्यूट्रल है, नंबर 2 पे जो नेगेटिव आयन चार्ज करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज। ये तीन तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बनेगा जो कि एड्रिनल इसके बाइल के थ्रू जो गुजरेगा। हाँ जी, कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाइलरी excretion may be saturated and thus may lead to the increased concentration of a compound inside the liver. For example, the drug furosemide was found to cause hepatic damage in the mice due to saturation to the biliary secretion। अब कहता है कि ये कंपाउंड जो है ये लिवर में क्योंकि जमा हो गए हैं इसलिए हेपेटिक डैमेज करते हैं, लिवर को डैमेज करते हैं। ठीक है जी। तो लिवर में जब कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वो लिवर को डैमेज करती है। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ये बात बताई थी कि मोस्टली जो चीज़ हम इंजेस्ट करते हैं, जो ड्रग लेते हैं, कि कोई भी बंदा जो है वो कोई उसको कोई पॉइजन दिया जाता है तो सबसे पहले उसका सजाकर लिवर में हो जाता है। जब वो लिवर में, क्योंकि लिवर का काम है उसको डिटॉक्सिफाई करना, तो लिवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो उनको रोकते हैं, उनको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप जानते हैं कि हमारे ओरल कैविटी जितनी भी है, ठीक है, हमारे सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना भी है, मुंह से लेकर एनस तक, रेक्टम तक, उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा होता है। माइक्रोफ्लोरा यानी बैक्टीरिया होता है।
अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जैसे इनको कोई ये कंपाउंड मिलते हैं तो वो उनको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करते हैं। द बैक्टीरिया में मेटाबोलाइज द कंपाउंड and convert it into the more lipid soluble substances which can be reabsorbed। यानी इन बैक्टीरिया ने उन कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया लिपिड सोलेबल में, जो जनाब अब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन में पोर्टल वेनस ब्लड सिस्टम, और जो दोबारा लिवर के अंदर चले जाएंगे। दिस लीड द साइक्लिंग ऑफ द कंपाउंड बॉडी से रिलीज नहीं हुआ जो टॉक्सिक कंपाउंड था, बल्कि वो हो सकता है मेटाबॉलिज्म के बाद मजीद उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है ना, इसको वो कहता है एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन में वो चला जाएगा, यानी वो दोबारा लिवर के अंदर चला गया। माइक्रोफ्लोरा ने उसको डाइजेस्ट किया, उसके कंपाउंड को चेंज किया, वो दोबारा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में पहुंच गया और टॉक्सिसिटी के लेवल को बढ़ा दिया। इफ द कंपाउंड इज टेकन ओरली and transported directly to the liver, the extensively excreted into the bile, वो तो जल्दी से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, it may be that none of the parent compound ever reaches the systemic circulation। अब वो तो हम बात कहता है, इस तरह मैंने भी आपको बता रहा था कि जब आप कोई चीज़ लेंगे तो वो डायरेक्टली लिवर में जाएगा, लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, तो हो सकता है कि जो पेरेंट कंपाउंड जो आपने खाया है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सी होती है, जो आपकी बॉडी सिस्टम्स तक जा रही है, ठीक है ना, तो वो फिर इसका मतलब है कि वो लिवर तक ही रहेगी, बाकी बॉडी के पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगी। द गट माइक्रोफ्लोरा, अब गट माइक्रोफ्लोरा क्या करता है, इन कंपाउंड को मेटाबोलाइज कर देता है, make them more toxic metabolite which could be reabsorbed and cause the systemic toxicity। ये क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मजीद टॉक्सिक बन जाते हैं, अब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, ये वही डायग्राम जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, यानी लेबर अपने सेक्रेशन बाइल के जरिए इसमें दे रहा है ड्यूटीनम की। ठीक है, ये पोर्टल वेन है, पोर्टल कहते हैं, वैसे तो वेन आगे में जो सप्लाई करें, पोर्टल रास्ते को कहते हैं जिसके जरिए उसमें ट्रांसपोर्ट। तो ये जनाब इसका जो हमारा माइक्रोफ्लोरा है, इसने भी बड़ा इसमें रोल प्ले किया हुआ है। अच्छा, कहते कंपाउंड टेकन ओरली मे आल्सो कम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द गट फ्लोरा। जारी बात है, आपके मुंह से बैक्टीरिया शुरू हो जाती है। द नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसाइड is hydrolyzed to the protein carcinogen। अब ये जो नेचुरली अकरिंग एक कंपाउंड ग्लाइकोसाइड सेसिन है, ये अगर मेटाबोलाइज हो जाता है माइक्रोफ्लोरा से, तो इससे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बन जाता है, ये मिथाइल का कंपाउंड है। तो ये फिर बाय द गट बैक्टीरिया व्हेन इंजेस्टेड ओरली। अब ये भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जो माइक्रोफ्लोरा हमारी बॉडी में है, वैसे तो ये हमारी डाइजेशन को प्रमोट करता है, हमारी ओरल कैविटी में, हमारे टीथ में ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपको पता है ना कि जो मुंह से स्मेल आती है ना, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि वो आपके ओरल कैविटी में ये मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस हमारे टीथ के अंदर रुके हुए होते हैं, ये उनको डाइजेस्ट करते हैं, इसकी वजह से हमारे टीथ जो है वो उनका स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है। अच्छा, बाइनरी सेक्रेशन जो है वो इसलिए वो क्या करती है, इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ कंपाउंड, इंक्रीज करती है बाइनरी सेक्रेशन। कैसे इंक्रीज करती है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जब वो कंपाउंड मेटाबोलाइज होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएंगे तो उनका लाइफ इंक्रीज होती है। ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट बाय जीआईटी increase the hepatic exposure by anti-hepatic circulation। सैचुरेशन का लेवल में जब लेवर के अंदर सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हेपेटिक डैमेज। तो ये जनाब सारी बातें इसमें आ जाती हैं, वो कंपाउंड तो रिलीज कर रहा है, लेकिन जब वो उसके अंदर सैचुरेशन हो जाएगी तो लेवर डैमेज हो जाएगी। तो एक बात आपको मैं बता दूँ, हमारी बॉडी में लेवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी रीजनरेशन पावर बहुत है। ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत डैमेज हो भी जाए तो ये रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है ना। तो आगे जनाब आ गया
एक्सक्रीशन वाया लंग्स। लंग्स में क्या होता है कि जो हमें ये एरोसोल पार्टिकल हो गए, गैसेस कंपाउंड हो गए जो इनहेल करते हैं, वो एक्सहेलिंग के दौरान वोलेटाइल कंपाउंड हमारी बॉडी से निकल जाए। The lungs are important route for the excretion of volatile compounds and gases. For example, 50 to 60% of dose of aromatic benzene is eliminated and expired air. Excretion by the passive diffusion from the blood into the alveolus, assisted by concentration gradient. आपको पता ना, ये वही पहली वाली बात वो कर रहे हैं कि एल्वुलर की जो मेम्ब्रेन होती है वो 1 से 2 सेल थिक होती है, तो उसके ऊपर ब्लड का सिस्टम होता है, तो गैसेस जो है वो आसानी से इन और आउट हो जाती है। ये छोटा सा पॉइंट है। This there will be a continuous concentration gradient between the blood and air. जारी बात है, डिफ्यूजन है ना, ग्रेडियंट बन जाता है। आपको पता है इस तरह ऑक्सीजन हम क्यों आसानी से इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बाहर ज़्यादा होता है सेल्स के अंदर कम, इसलिए वो पैसिवली डिफ्यूजन हो जाती है हमारी एल्वुलाई के अंदर, वो गैसेस तो चली जाती है। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है तो उसमें क्या होता है कि वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, वो एक्सहेल होती है। This may be very important factor in the treatment of poisoning the gases as the carbon monoxide. ये बाकी आप इसको देखेंगे रास्ता। उसके बाद वो कहता है जी कुछ कंपाउंड जो है, अगर मदर कोई चीज़ इस तरह की खा रही है, कोई ड्रग ले रही है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे तक वो चली जाएगी। लेकिन अभी भी और पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि जब जो इन्फेंट है, जो अभी मदर फीड ले रहा है, जब वो बीमार होता था तो कोई भी मेडिसिन बच्चे को नहीं दी जाती थी, माँ को दी जाती। अभी भी ऐसा होता है। तो वो माँ को जब दी जाती है तो उससे क्या होता है कि वो उसके जो मिल्क है उसकी सिक्रीशन जो है वो बच्चे में चली जाती है, तो उसके लिए फिर बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से अगर कोई मदर कोई ड्रग ले रही है तब भी उसका असर जो है वो बच्चे में जाएगा। Newly born animal will specifically at the risk from the toxic compound excreted into the milk. For example, the nursing mother exposed to DDT secreted to the milk, infant receive the greater dose on the weight basis. क्योंकि जारी बात है, मदर को तो शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन बच्चे को नुकसान हुई, बच्चे का वेट कम है। ठीक है। इसी तरह से जनाब ये सिक्रीशन ऑफ स्वेट हैं, हाँ टीयर से भी रिलीज हो रहे हैं, सीमन से रिलीज हो रहे हैं, सलाइवा से सिक्रीट हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट रूट्स हैं जनाब, जिसको आपने देख लिया है। टॉक्सिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और कौन कौन से रूट्स हैं। 3 रूट्स आपने बेसिकली देखे हैं, लंग्स के, लेवर का और किडनी का। सबसे मेजर जो है वो लीवर का है, क्योंकि उसमें जो बड़े और पोलर कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो वहाँ से आसानी से गुजर जाए। बाकी बच्चों आप इसको पढ़ लें, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पढ़ा करें, साथ साथ दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें इन सारी प्रॉब्लम से महफूज रखें, क्योंकि जब इस तरह का कोई इशू बन जाता है तो फिर बहुत तकलीफ और परेशानी के अलावा कुछ नहीं। ठीक है जी, आप इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन आगे पूछिए।